Brought to you by BizAnalyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज आखिरकार संपन्न हो गई। हमारी टीमें भी वापस आ गई अपने घर अपने दफ्तर, लेकिन पोल खत्म होते ही आ जाता है एग्जिट पोल। अलग अलग एजेंसियां अपने अपने हिसाब से तुक्का लगाती हैं कि फलाने राज्य में फलाने जीत सकते हैं। साथ में सीटों की संभावित संख्या भी दी जाती है प्लस माइनस लगा के। सोशल मीडिया पर तो एग्जिट पोल मीम्स और पोस्ट की सुबह से बाढ़ आ गई है, बयान पे बयान आ रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर हमारी लाइव कवरेज आप देख ही रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे, नतीजों के दिन भी ये होती रहेगी। आज हम आपको दिखाएंगे बेस्ट ऑफ द ललन टॉप, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स के सबसे बढ़िया अंश जिन्होंने दर्शकों को छुआ और उन पलों में हुए अनुभवों ने हमें भी पहले से बेहतर बनाया, कुछ सोचने को मजबूर किया। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कुछ सुर्खियां। पहली सुर्खी, यूक्रेन पर हुए रूसी आक्रमण के बीच आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं से प्रधानमंत्री की बातचीत पर एक बयान जारी किया है। पहली बातचीत हुई ज़ेलेंस्की से, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ज़ेलेंस्की ने अपने देश में चल रहे युद्ध और रूस के साथ चल रही बातचीत की जानकारी दी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने युद्ध के चलते उपजे मानवीय संकट पर चिंता जाहिर की। साथ ही ये कहा कि भारत हमेशा से दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत से मुद्दों के शांतिपूर्ण निपटारे में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री ने 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने में मदद के लिए यूक्रेन की सरकार का धन्यवाद दिया। साथ ही यूक्रेन में अब भी फंसे भारतीय नागरिकों के लिए चिंता जाहिर की। ज़ेलेंस्की के बाद प्रधानमंत्री ने व्लादिमीर पुतिन से बात की। तकरीबन 1 घंटा ये बातचीत चली। यहाँ भी मुद्दा यूक्रेन ही था। पुतिन ने रूस और यूक्रेन के बीच हो रही बातचीत पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बातचीत का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि बातचीत से संघर्ष थम जाए। मोदी ने सुझाव दिया कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को सीधे बात करनी चाहिए, अभी उनकी टीम्स के बीच बातचीत हो रही है, इससे शांति की संभावनाएं बढ़ेंगी। जब प्रधानमंत्री ने सुमे में फंसे भारतीय छात्रों का जिक्र किया, तब पुतिन ने मानवीय आधार पर बनाए जा रहे कॉरिडोर्स की बात की। इनके तहत भारतीय छात्रों समेत आम नागरिकों को निकालने का एक मौका दिया जा रहा है। रूस ने आज सीज फायर का भी ऐलान किया एक तरफा। इसमें राजधानी कीव, मारियोपोल, खार्किव और सुमी शहर शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सीज फायर के बाद यहां से आम नागरिकों और भारतीय छात्रों के भी निकलने में थोड़ी सहूलियत होगी। दूसरी सुर्खी का संबंध भी रूस यूक्रेन युद्ध से ही है। युद्ध अनिश्चितता को जनता है और अनिश्चितता बाजार को मायूस करती है। भारत में भी रुपया लगातार टूट रहा है। आज $1 के मुकाबले रुपया 84 पैसे टूटकर 77 रुपये 01 पैसे पर आ गया। ये रुपए के इतिहास में न्यूनतम स्तर है। इसका मतलब आज तक रुपए का भाव इतना कभी नहीं गिरा। इसका मतलब यह हुआ कि लगातार महंगे होते जा रहे कच्चे तेल के लिए अब हमें और ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा और इसके चलते दूसरे उत्पादों की कीमत भी बढ़ सकती है। तीसरी सुर्खी का संबंध चुनाव से। आज उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का मतदान हो गया और इसी के साथ 2022 की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे उनके लिए मतदान समाप्त हुआ। लेकिन शाम को खबर आई कि 8 मार्च के रोज मणिपुर के 7 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया गया है। ये बूथ थोबल, उखरुल और सेनापति जिलों में है मणिपुर के। चुनाव आयोग के मुताबिक इन बूथों पर ईवीएम में तोड़फोड़ की शिकायत मिली थी। आयोग के मुताबिक 5 मार्च को दूसरे दौर के मतदान के दौरान मणिपुर में 12 ईवीएम्स में तोड़फोड़ की गई थी। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर पर। बड़ी खबर में जैसा कि हमने वादा किया था, आपको दिखाएंगे बेस्ट ऑफ द ललन टॉप। इलेक्शन कवरेज के लिए हमारी करीब 20 साथियों की टीम फील्ड में गई थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टीम्स में बट के। उत्तर प्रदेश में हमने चुनावी कवरेज 7 महीने पहले ही शुरू कर दी थी और तब से आखिरी फेज की वोटिंग तक हमारे साथी फील्ड में रहे। हम खुद भी फील्ड में थे। यूपी के अलावा उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में भी द ललन टॉप की टीम गई। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो फिर शुरू हो गई यूपी की चुनावी यात्रा। मेरे साथी आयुष ने कहा कि एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि हम लोगों को लगातार पर्दे के पीछे की जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए। हालांकि पर्दे के पीछे भी एक फरेब ही होता है। एक सवाल बार बार ये आ रहा है कि इतने जल्दी काहे शुरू कर दी। हमको लगता है कि अगर आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि युद्ध की तासीर कैसी होगी, तो युद्ध काल में नहीं, शांति काल में घूमकर तैयारी देखनी चाहिए। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी से ही शुरू करते हैं। 23 अगस्त से उन्होंने यूपी की चुनाव यात्रा शुरू कर दी थी। इस रिपोर्टाज का नाम था क्या हाल है यूपी। खास सीरीज थी हमारी। गाजियाबाद में उन्होंने व्यापारियों से बात की थी। सुनिए उस रिपोर्ट का एक हिस्सा।
एक कारोबारी जी। ये बताइए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपकी उम्मीद क्या है और असलियत क्या है? सुविधाएं तो सरकार ने जितना प्रयत्न करा है पूरा करके ही रही है, जितना भी उसके वो था। ये योगी जी हमारे 24 घंटे जुटे रहते हैं प्रदेश के हर व्यापारी के लिए, प्रदेश के हर वर्ग के लिए। जैसा भी हम अब जैसे उनसे मांग करी के लिए नहीं, ऐसा नहीं फैन नहीं, जैसे सरकार ने जो करा है स्वास्थ्य सेवा जिस के हाथ में थी उस समय योगी जी के हाथ में थी, तो उनकी बड़ाई होगी अगर उन्होंने प्रयत्न कराया और किसी के हाथ में। चुनाव कवरेज के दूसरे फेज में सौरभ ने ग्राउंड रिपोर्ट्स के अलावा नेताओं से भी कई बातचीत की, कई सारे इंटरव्यूज किए। हमारी ये सीरीज जमघट नाम से है। जमघट के इंटरव्यूज आपने खूब देखे होंगे, या ना देखे तो जरूर देखने चाहिए आपको। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के इंटरव्यू का ये हिस्सा देखने लायक था। जमघट के आज के सत्र में हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश में विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, स्वागत है आपका। हमने सोशल मीडिया पे जब लोगों से कहा कि हम आपका इंटरव्यू करने आ रहे हैं, तो लोगों ने जो पहला सवाल दागा वो ये था कि इंटरव्यू में सवाल पूछ पाओगे, और पूछ पाओगे तो मान लो उन्होंने अपने मगरमच्छों को खिला दिया आपको, तो फिर दूसरे ने पूछा कि मगरमच्छों को मछली खिलाते हैं कि आदमी, और तीसरे ने पूछा कि आपने अपने तालाब में कितने मगरमच्छ पाल रखे हैं। ये क्या है, कितने हैं, क्या हिसाब है, क्या कहानी है? इनका जवाब अभी देना है। आपके सभी सुधी दर्शकों को हमारे प्रणाम। और जिस तालाब की बात आज से नहीं दशकों से होती आई है, यही बेटी में ही है, यही हमारे गांव में, हमारे घर में है। 600 एकड़ के लगभग बीघा, 600 बीघा। हाँ हाँ। और उसमें फिशरीज का काम हमारा होता है, मछली पालन। अब बाकी टीमों की बात करते हैं। सबसे पहले सोनल और पंकज की रिपोर्ट की। बाराबंकी से वहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी और रैली में इतनी बुजुर्ग महिलाएं आई थीं जिनसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था, सियानी उम्र की थीं, लेकिन फिर भी वो रैली में थी। क्यों आई थी, क्या कहा उन्होंने, सुनिए, देखिए। कहाँ से पैदल चल के आ रही हो? भाई घर बहुत दूर है। हाँ। आई कैसे हो? हाँ। कैसे आई? बस में? हाँ, बस से। कौन लाया? का जानी भाई, हम नहीं जानते। यही मैं का जानी हम नहीं, तो बस में आपको कौन बिठाया, कौन लाया, कौन बोला चलो रैली में? सोनू लाए हैं। सोनू लाए? हाँ, सोनू लाए। सोनू कौन है? यहाँ। अच्छा, आपके यहाँ के सरपंच है? सरपंच नहीं है, सेक्टर अध्यक्ष है बीजेपी के। सेक्टर अध्यक्ष है बीजेपी। अच्छा, ठीक है। क्यों आई हो? तो ये सबका देखा है। किसको देखने आई हो? तो ये सबका। हमें सबको? नेता को देखने नहीं आई हो? बताने दो उनको। कोई नेता को देखने नहीं आई हो? अरे आज तो ये बच्ची थक ही गए। पता है कौन नेता आ रहा है? अब का जानी? नहीं जानती, बस ले आई है, आ गई इसलिए। हाँ। अच्छा, मोदी। एक मिनट, कोई बात नहीं रटा उन्होंने, आपने रटाने की कोशिश करी होगी। नहीं यार, कोई बात नहीं, नाराज क्यों रहे हैं? अम्मा, गांव में आपको सुविधा मिला है कुछ? क्या मिला है? कुछ ना मिला बच्ची हमारे। कुछ ना मिला? राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन मिला था। अच्छा, पेंशन मिलती है आपको? नहीं बच्ची, पेंशन कौन आ पाए। पेंशन नहीं मिलती? हाँ। घर का खर्चा कैसे चलाती हो? अब मंजूरी करी तो बच्ची चले नहीं पाई। आप अभी भी मजदूरी करती हो? हाँ। क्या मजदूरी करती हो? और जाए थे क्या बाहर बटवारी थे, 20 रुपया वहीं पाई थे। हमारा पेंशन नान बनी, हमारे आदमी खत्म हो गया। आदमी खत्म हो गए तो विधवा पेंशन योजना नहीं मिलती? भाई साहब बात कर लेने तो आप लगा लो नारे, उधर जाके लगा लो, उतने ही लोग सुनेंगे। अगली रिपोर्ट पर चलते हैं। बुंदेलखंड इलाके में पड़ने वाला बांदा जिला, यहाँ की बिंदवारी सीट पर पहुंचे हमारे साथी अभिनव। इस इलाके में और पूरे यूपी में ही आवारा पशुओं के मुद्दे पर इस चुनाव में खूब बात हुई है। इस समस्या पर किसान क्या सोचते हैं, सुनिए। हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनराज सिंह पटेल। धनराज सिंह पटेल जी। तो आपके मुद्दे क्या है? मुद्दे वही किसानी के हमारे, और क्या है? तो किसानी कौन ठीक करे? किसानी तो हम ठीक, किसाने ठीक करता है किसानी, और कौन करता है?
भाई किसानी तो किसान ही ठीक करेगा, कौन करेगा? जानवर वाली समस्या, जानवर वाली समस्या है तो सब किसान अपने खेतों में लगे थे। सरकार प्रयास करती है, गौशालाएं बनवाई है, लेकिन अब कुछ हमारे ही तो जानवर हैं, वही इधर उधर जो घूम रहे हैं, कहीं दूसरी जगह तो आए नहीं। ये किसानों की अकर बनता है जो अपने जानवर बांध के नहीं रखते। पहले भी तो था, पहले भी तो जानवर छोड़ते थे किसान। हाँ, जी नहीं, पहले नहीं छोड़ते थे। अब एकदम से 12 महीने छोड़ देते। पहले केवल गर्मी में जब फसल कट जाती थी तब छोड़ते रहे। तो किस मुद्दे वोट पड़ रहा है? वोट तो खाली विकास पर पड़ रहा है इस समय। विकास और अच्छा शासन, गुंडागर्दी, ये मवालीपन और ये दुनियादारी जो हो रहे थे, ये तो सब समाप्त है। गुडविल के लिए वोट पड़ रहा है। प्रत्याशी का नहीं है? नहीं, प्रत्याशी का तो खैर ही है, तभी तो प्लस माइनस तभी तो होता है। अगर प्रत्याशी की बात तो हो तो प्लस माइनस कैसे हो जाए? तो विकास पे चुनाव है या फिर जाति धर्म पे? नहीं, जाति धर्म पर तो नहीं है, विकास पर चुनाव है। सौरभ त्रिपाठी ने कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण सिंह का इंटरव्यू किया था। बड़ा ही दिलचस्प इंटरव्यू है जिसमें सांसद जी गोली से किसी की हत्या करने की बात कबूल करते नजर आ रहे हैं। देखिए ये हिस्सा। तो मैंने ही ठेकेदारी शुरुआत की थी, उनको काम देखने के लिए मैंने लगाया था और एक तरीके से कह लीजिए कि हम बराबर के पार्टनर हो गए थे। ऊपर की व्यवस्था हम देखते थे, नीचे की व्यवस्था साइट पर जाना काम करना वो देखते थे। एक घटना थी, दुर्भाग्य से मैं उनको मना कर रहा था कि आप मत जाइए, लेकिन वो गए और उस घटना में उनको गोली लग गई, रविंदर सिंह को। इसको लेकर ये भी चलता है फील्ड में कि आप भी वहाँ थे और गोली आप पर चली थी, वो सामने आ गया, ऐसा लोगों ने बताया। नहीं, ये किंकर सिंह जो ये हैं, हमारी इनकी बातचीत चल रही थी। हमारा दुर्भाग्य था कि हम पंचायत कराने गए थे और हमारा हाथ तो इनका हाथ दोनों आपस में मिला हुआ था और बातचीत ही कर रहे थे, दोनों हाथ मिलाए हुए। तब तक एक रणजीत सिंह हरैया के आए और उन्होंने आसमानी फायर कर दिया अपना जैसे भौकाल बनाने के लिए, बिना सोचे समझे। और फिर जैसे उन्होंने फायर किया तैसे मैंने देखा कि मेरे बगल में, मैं देखा भी नहीं था कि रविंदर भी आ गए। रविंदर को मैं 3 बार यहाँ मना किया था कि आपको नहीं जाना है, जब आप गोंडा जाइए। डांटता था, मैं जूनियर थे, डांटता था कि जाओ उधर। तो तब तक मुझे पटाख से आवाज़ आई तो मैंने देखा कि रविंदर को गोली लगी है। और मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। 6ठे नंबर पर सिद्धांत मोहन और मोहन की रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। सिद्धांत मोहन ने यूपी चुनाव में हमारी टीम में सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ी की, यहाँ वहाँ गए, रिपोर्टिंग की। यूपी के फिरोजाबाद में सिद्धांत और मोहन, जी हाँ, सिद्धांत मोहन भी हैं और सिद्धांत मोहन के साथ मोहन भी गए थे। सिद्धांत और मोहन ने हिजाब के मुद्दे का चुनाव में असर समझा। देखिए। लेकिन हिजाब बंद करने में क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि हमारे कुरान में लिखा हुआ है पर्दा है, तो हम अपनी कुरान से ही चलेंगे, किसी संविधान से तो चलेंगे नहीं। संविधान से चलेंगे नहीं? चलेंगे संविधान से, मगर हमें हक मिला है संविधान से कि हम अपने कुरान का पालन करें, तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिसलते बच गए थोड़ा। अच्छा, तो ये बैन करना गलत है? हाँ, गलत है ये। अच्छा। हाँ, किसी के ऊपर कोई चीज को नहीं, खाने का किसी को नहीं वो पाबंदी लगाना चाहिए, पहनने पे नहीं लगाना चाहिए। ये तो एक आज़ादी ही है, जो चाहे वो खाए, जो चाहे वो पहने, जो चाहे, कोई किसी के लिए कोई पाबंदी होना नहीं चाहिए। ये गलत है। और कोई लड़की अपने मन से हिजाब न पहन कर जाना चाहे तो उसकी मर्जी है, उसके लिए कोई रोक नहीं है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। हाँ, तो लड़कियां अपने हिसाब से, वो तो स्कूलों में भी बहुत सी जाती हैं, कायदे से जाती हैं, कुछ विदाउट भी जाती हैं, बिना पर्दे के भी जाती हैं, तो उनके लिए कोई रोक, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरशद अंसारी नाम है मेरा। सर, ऐसा है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, जिसको संशोधन करने का भी हक नहीं है। अगर संसद चाहे तो उसमें संशोधन भी नहीं कर सकती है। ये मौलिक अधिकार है। अगर कोई लड़की हिजाब अपना रही है तो वो कर सकती है, अगर कोई लड़की नहीं चाहती है तो वो बिना हिजाब के भी रह सकती है। हम किसी के ऊपर ये थोप नहीं सकते कि आपको हिजाब में रहना है या नहीं रहना है। 7वें नंबर पर धीरज मिश्रा हैं। साथ ही धीरज और जेरी ने यूपी के नोएडा में लेबर चौक पर बेरोजगारी की समस्या पर लोगों से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये देखो 11-12 बजे का टाइम हो रहा है। आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र है 17 साल। तो 17 साल आपकी उम्र है, ये बताइए कि आपको आप स्कूल में अभी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे आपको काम का तलाश क्यों करनी पड़ रही है? स्कूल मोदी ने बंद करवाए थे, कैसे करें पढ़ाई? मोदी ने स्कूल बंद करवाए थे, ठीक है,
और काम कोई है नहीं है, घर पे बेरोजगारी है। अभी आप बताओ, जो बाहरों रोजगारी बनी रहे है तो भूखे मरे हैं कि जिंदा रहे हैं, तुम बताओ। ठीक है, तो इसलिए हम तो यह चाहते हैं कि अब मोदी की सरकार जल्दी से जल्दी चली जाए। कहीं यानी लॉकडाउन लगवाए, नोटबंदी यानी करवाई, ठीक है, सब चीज़ जो करवाए रहो सो मोदी करवाए रहो। लॉकडाउन लगवाए दो, 3 महीना को लॉकडाउन करके 1 साल को, 1 साल को करके 1.5 साल को है। अब ये लॉकडाउन लगते ही चलो जाए रो। नोटबंदी भाई, ठीक है, कितने लोगन के पैसा खराब गए, जितो गरीब के ढंगर न तो पैसा, ठीक है, काऊ को जमा हो पाओ, काऊ को नहीं हो पाओ, लाइन में लगे रही, खराब चले गए। ठीक है, जो अब है सिस्टम सो भैया बदलो जाए, हम तो कहा। ठीक है, हमारे जैसे यहाँ पे सैकड़ों आदमी खड़े हैं इस टाइम, उन्हें काम मिलने चाहिए। ठीक है, ये कंपनी थी, कंपनी में इतना बढ़िया काम चलता था, 12,000 रुपये सैलरी मिलती थी, किसी को 15 मिलती थी। अब जो बड़े बड़े हैं उनकी 20,000 है, 15,000 है, हमारे जैसे हैं। ठीक है, हमारे जैसे चौक पे या तो वो में से 100 रुपया कट हो जाए, 400 रुपया बचत। ठीक है, और जो कंपनियन को है, कंपनियन में 7-8 हज़ार रुपया सैलरी मिल रही है। अब हमारे नीचे 2 जने हैं, हमारे माँ बाप, ठीक है, वे मान लो अब नहीं कमा सकत, तो हम ही के तो उनको देखने हैं। ठीक है, जब हम 7-8 हज़ार में 3,000 रूम को भरे हैं, 4,000 बचो, 2-3 हज़ार को खाना खाए हैं, 1,000 रुपया हमारे किराओ वाड़ो एगो, हम तो उन्हें कहा देंगे, हम उन्हें कहा देंगे, कुछ नहीं बचो हम पे। ठीक है, तो हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे सबका काम मिले। ठीक है, नई सरकार आए या मायावती आए या फिर अखिलेश यादव आए, ये मोदी को नाम ना आए, और योगी तो बिल्कुल आवे ही ना। योगी आए डंका बजे, ठीक है, हमारे जैसो गरीब यही चौक पे भटकत दिखाए। ठीक है, और लोग हैं ये देखो सब खड़े हैं। ठीक है, सवेरे दिन तक कोनो उतवाओ चाय पी के, कोनो बेचारो मुंह हाथ धोए के भजे आओ कि आज काम मिल जाए। ठीक है, काम काऊ के नहीं मिलो है, खाली यहाँ पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। भैया कोनो आए गो एक गाड़ी वालों, सब चिपट गए। भैया काम है, काम है, क्या काम है, कोई काम नहीं बता जल्दी से। कोई वैक्सीन मांगा था, ठीक है, कोई मांगा था कि उम्र बताओ। अब यह बताओ, जब हम वैक्सीन लगवाए हैं तो तुम उम्र के ऊपर टाँका फिट कर दो। ठीक है, जब तुमने उम्र के ऊपर टाँका फिट कर दो तो हम कहाँ जाएँ, हमारे जैसे आदमी चोरी कर बिन पे पैर उतारे आए। ठीक है, हम चोरी करें, पुलिस वाले के यहाँ पकड़ाए जाए, वो 6-7 डंडा दिए, क्या करे, 10,000 मांगे, छोड़ दिए, वो हमारे घाटा चलो गो। ठीक है, सो ये ऐसे तो करो कि जो गरीब इंसान है ना वो नेक उचक सके। बिल्कुल वही नारा है कि वो सड़क को कीड़ा है तो सड़क ही पे ना बन हो रहा है, वो थोड़ो आसपास घूम फिर के देखें। अब उत्तराखंड की तरफ चलते हैं, वहां दिव्यांशी, विजय और कमल भट्ट गए थे। दिव्यांशी ने महिलाओं से उनके मुद्दों पर बात की। नैनीताल में पहाड़ नून यानी नमक बनाने वाली महिलाओं से उन्होंने बात की थी, देखिए। आप लोग काम करते हैं टोटल? नमस्कार, हम 12-13 महिलाएं हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपा देवी। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ पर थी? मैं वैसे घर में करती थी खेती बाड़ी। अब कैसा लगता है जब आप खुद अपना पैसा कमाती हैं, क्या क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, अपनी कमाई में तो दम ठहरी है ना। हाँ। अपनी कमाई में दम ठहरी। हाँ। किसी से मांगना नहीं पड़ता, खुद फील होता है कि हाँ जी ये हमारा है ना, ऐसा ही। और इसके सिवा आप यहाँ पर आप भी नमक पीसती हैं या कोई और काम करती हैं? हम नमक पीसते हैं, आज हमने उखल लिपा और काम किया, तब हमारा भी रेस्ट है आज। अच्छा, खाना बढ़िया हो गया अभी सारा? हाँ, खाना हो गया। आपकी बात बड़ी दिल को छू गई। उत्तराखंड से ये अब कमल भट्ट और विजय की ये रिपोर्ट देखिए। धनौल्टी विधानसभा की सीट पर महिलाओं से बात हुई। दिहाड़ी के बारे में बात करते हुए महिला ने बताया कि जितने भी सरकारी काम आते हैं उनमें मजदूरी करने पर आधी मजदूरी मिलती है उन्हें। इसका विरोध करने पर आदमी कहते हैं कि अगर औरतों को पूरी मजदूरी दे दी तो आदमी काम क्यों करेगा। ज़्यादा करती सर, जिससे औरतें ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा करती है काम, ही औरतें ज़्यादा करती है। जिससे गांव में सामूहिक काम आता है उसमें भी औरतों को आधी दिहाड़ी देते हैं। अगर जेंट्स लोगों की 400 लगेगी तो औरत को 200 देंगे, उनकी 600 लगेगी औरत को 300 देंगे। सरकारी काम में? सरकारी काम में जो जिसके गारंटी योजना के पैसे है जो खाते में आते उसी का तो कुछ नहीं कर सकते गाँव वाले। जैसे कोई निधि आई, कुछ काम आवा तो
तो उसमें औरतों को आधा हिस्सा देते औरतों को। तो आप लोग बोलते नहीं, आप आधा कैसे दे रहे हो? बोलते तो इतना सारा बोलते हैं गांव में, तो कोई सुनता ही नहीं, कहते हैं कि नहीं फिर तो सारी औरतें जाएगी काम पे, फिर जेंट्स लोग कोई नहीं जाएगा जब एक ही जैसी दिहाड़ी देंगे सबको। और जिनके घर पे कोई बेटा नहीं जाने वाला, पति नहीं जाने वाला, तो उसने तो औरत ने जाना ही है, वो किसको भेजेगी? किसी को दिहाड़ी दे के तो नहीं भेज सकती। अब पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में रजत सेन और रूहानी की टीम थी। इंटीरियर इलाकों में जाकर लोगों का इन्होंने हाल जाना। श्री मुक्तसर साहिब से इस टीम की रिपोर्ट देखिए, जहां लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस पिंड का नाम जी चिट्टी छपड़ियाँ है जी। चिट्टियाँ छपड़ियाँ है जी। तो मेरे को बताइए कितने लोग रहते हैं यहाँ लगभग? यहाँ 150 के आसपास है जी। 150 के आसपास लोग हैं। और कितनों के घर में नलका लगा हुआ है यहाँ? नलका तो किसी के घर में भी नहीं है जी। वो पीने का पानी किसी के घर में पानी नहीं है, वो नलका किसी के घर में नहीं आता। नलका तो लगा पर पीने वाला पानी नहीं उसका। नलका पानी ऐसा ही पानी है, ऐसा गंदा पानी है, सोरे वाला पानी है। तो कभी आता था या कभी भी नहीं आया है? नहीं, पहले सोरे वाला पानी है, धरती में सोरे वाला पानी है। सोरे वाला पानी ही चल रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब इससे तो बीमारियां हो जाती होंगी कई सारी। बीमार हैं जी, बहुत लोग पड़े हैं, बीमार हुए पे यहाँ पे बीमार हुए हैं लोग। क्या बीमारी हुई है उनको? किसी को गोड्डे की प्रॉब्लम होगी जी, किसी की आंखों की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम हुई पड़ी है। तो आप लोगों ने कभी अपनी डिमांड नहीं रखी किसी नेता की? चुनाव भी आ रहे हैं कि यार हमारे इधर कम से कम पानी की सुविधा तो हो। पानी की ऐसा ये कह जाते हैं कर देंगे, बाद में कोई नहीं करता। बाद में कोई नहीं। बाद में अभी आपसे कोई वोट मांगने आए हैं? वोट मांगने आए हैं जी, ਹੁਣ तो सभी आ रहे हैं, पहले नहीं कोई आਉਂਦਾ ਸੀਗਾ जी, पहला कोई नहीं आया। अच्छा, इस बार आ रहे हैं, इससे पहले कभी कोई वोट मांगने नहीं पहला कोई। इस बार जो वोट मांगने आया उसे कहा है आपने कि आपका मुद्दा क्या है? प्रीतम भाई कोट आया सा, उसको ही बोलिया जी, वो कहता भी बाद में हल कर देंगे, बाद की बात ही दे देते। 70 का साल होगी, पहला साडा कोई किसी ने हल नहीं कराया जी। 75वां साल मनाएंगे हम अपनी आज़ादी का इस साल, बिल्कुल जोरों शोरों से। पूरे 15 अगस्त को पूरा अगस्त का महीना ऐसे चमचमाएगा। लेकिन देखिए फरवरी के महीने में उसी साल 2022 में क्या बात हो रही है, यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी के लिए वो भट्टा दिखा दिया जा रहा है, 2 किलोमीटर दूर है जहाँ से, उसके लिए वो पानी लेने जाएं, वहाँ से लाएं। वो वाला पानी साफ आता है? हाँ, उत्थे पानी हमेशा पानी मिल जाता है आपको? नहीं, हमेशा नहीं जी, उत्थे भी दिक्कत नलका है, नलका खराब भी हो जाता है। और अगर वो नलका भी खराब हो जाए तो खराब हो, फिर आगे जाना पड़ता, शिवगंगा में जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर पड़ता है? 3-4 किलोमीटर बाटा शिवगंगा यहाँ से। बताइए, देखिए वो पानी पीने की जो बात हो रही है, उसके लिए अगर ये नलका भी खराब है तो 4 या 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। अब आखिर में चलते हैं गोवा में हम चुनाव कवरेज के लिए गए थे, साथ में रजत और रूहानी थे। वहां हम गए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अपने गांव में, जहां उनका पैतृक आवास है। वहां हमने खनन के मुद्दे पर लोगों से बात की, ये जाना कि माइनिंग बंद होने के बाद गोवा में लोगों के रोजगार कैसे छिने हैं। सुनिए सीएम साहब के गाँव के लोग क्या कहते हैं। हमारा गांव क्या है, हमारा पहले से माइनिंग डिपेंड था। हाँ, अभी क्या हुआ, 12 से बंद हुआ। बीजेपी आया तभी से बंद हुआ। फिर क्या किया उसने, बंद किया, सब खड़ा किया गाड़ी। मैं 40 बरस हुआ मैं गाड़ी चलाता है। हाँ, मेरा गाड़ी पहले नया लिया ना, तभी बंद हुआ ना, तभी 8 बरस था। अभी उसको कितना हुआ, 17 बरस हुआ। वो स्क्रैप हुआ गाड़ी, खड़े खड़े खराब हो गई। हाँ, खड़े खड़े खराब हुआ ना। 12 बजे तक बंद है ना, अभी खड़ा है तो बंद हुआ ना। 15 स्क्रैप होता है, कभी 15 साल से खराब होता है गाड़ी। 15 साल गाड़ी को हुआ तो वो स्क्रैप हुआ। अभी हमको ये 10 बरस का पैसा कौन देगा? मोदी देगा या हमारा गोवा सरकार देगा क्या? कौन सी गाड़ी ली थी सर आपने? हम टाटा की गाड़ी लिया था। अच्छा, टाटा और कितना उसको पैसा लगा था? मेरे को तभी लिया ना नया, तभी 8 लाख 8.5 लाख होता था। अच्छा, और कौन से साल में लिया था सर? मैं 20 से 4 बजे लाया था। 2004 कह रहे हैं? 2004 बजे। हाँ, तो और फिर आपने किस्त पे लिया था कि आपने पूरा कैश? लोन से आया ना, बैंक से लाया था। फिर कुछ गिरवी भी रखा था आपने? अभी मेरा सब गया, मैं अकेला हुआ। अभी मेरा सब गहन सोना गया, सब गया। अभी कुछ नहीं मेरे पास बचा, क्या करने का? अभी मेरा 10 बरस गया, गाड़ी का गया, क्या करने का? अभी मॉडल के साथ आता है, आपके पास भी आता है। और क्या? तो अभी घर पे कौन कौन है सर? मेरा 2 बेटा है, पत्नी है और मैं 4। और बच्चे क्या कर रहे हैं दोनों बेटे? बच्चे बेकार है ना। काम किधर है? काम किधर मिलेगा? गवर्नमेंट सर्विस मिलता नहीं, कुछ मिलता नहीं।
गवर्नमेंट लिया तो पैसा मांगता है। अभी तुम देखा 35, 40, 50 ऐसा पैसा दिया, लाख 35, 40, 50 लाख दिया और सर्विस दिया ना बीजेपी सरकार ने। क्या करने का, हम गरीब कैसा पेट भरेगा और उसको पैसा कैसा देगा। अंतिम विदा से पहले बारी है अब कू की राय की। कू पर आज ढेर सारी राय दी गई है, ढेर सारे पोस्ट, ढेर सारे मीम शेयर हुए हैं, नेताओं ने अलग अलग तरह की टिप्पणियां की हैं। ये सारी चीज़ें आपने दिन भर में देखी होंगी, लेकिन हमने जो राय लोगों से कू पर मांगी थी वो ये थी कि क्या आम जनता, आप लोग एग्जिट पोल्स में मानते हैं, एग्जिट पोल्स को सही मानते हैं, उनके जो नतीजे आते हैं। हाँ में जवाब दिया 48% लोगों ने और ना में जवाब दिया 52% लोगों ने। अगर आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कू पर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय भी मांगते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं आपको क्या लगता है, या फिर #LTShowOnCoo के साथ कू करके भी अपनी बात रख सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में दी ललन टॉप शो के। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए दी ललन टॉप।